नमस्कार। आज हम एक काफी गंभीर और दुखद घटना पर बात करने वाले हैं। 2021 में असम के जोरहाट में जो हुआ नंदिता सैकिया हत्याकांड। हमारे पास जो स्रोत सामग्री है वो इस कहानी के कई पहलुओं को सामने रखती है। रिश्ते, जुनून, फिर वो भयानक अपराध और उसके बाद का जो न्याय का सफर था। तो आज हम कोशिश करेंगे कि स्रोत के जरिए समझें कि क्या हुआ था, उसकी पीछे वजह क्या बताई गई और आखिर में नतीजा क्या निकला। और ये स्रोत सिर्फ फैक्ट्स नहीं बताता, ऐसा लगता है कि ये हमें उन इंसानी जज्बातों और सोच की तरफ भी ले जाता है जो ऐसी घटनाओं को जन्म देती हैं। बिल्कुल, ये उन चेतावनियों की तरफ भी शायद इशारा करता है जिन्हें वक्त रहते समझा नहीं गया। सही कहा। हम अपनी बातचीत की शुरुआत स्रोत की एक लाइन से करते हैं जो मुझे लगता है काफी असरदार है। कभी कभी किसी की मुस्कान के पीछे छुपा होता है एक तूफान। गहरी बात है। ये लाइन जैसे पूरी कहानी का एक तरह से सार है कि कैसे बिल्कुल सामान्य सी दिखने वाली चीजों के अंदर भी कितनी तबाही छुपी हो सकती है। तो चलिए इस मामले की परतें खोलते हैं। जैसा स्रोत इशारा कर रहा है, ये कहानी सिर्फ एक जुर्म की नहीं है, बल्कि एक खास सोच, एक मानसिकता की भी है। उसे समझना जरूरी है। बिल्कुल। स्रोत हमें सीधा ले जाता है 2021 जोरहाट, असम, और कहानी के केंद्र में है नंदिता सैकिया जी। स्रोत के हिसाब से वो लॉ की स्टूडेंट थी, पढ़ने में अच्छी, होनहार, उनके अपने सपने थे। और दोस्तों में कैसी थी वो, स्रोत कुछ बताता है? हाँ, जिक्र है कि दोस्तों के बीच वो काफी जिंदा दिल, हंसमुख स्वभाव की थी, मतलब एक आम उम्मीदों से भरी हुई लड़की। और इसी कहानी में फिर आते हैं विकास दास। स्रोत बताता है कि शुरू में तो वो दोस्त थे। जी, शुरुआत दोस्ती से ही हुई, शायद कॉलेज के साथी या जान पहचान वाले, मतलब शुरू में सब सामान्य था। यहाँ तक तो कहानी बिल्कुल सीधी लगती है। हाँ, तो स्रोत शायद जानबूझकर इस शुरुआती सामान्यता को दिखाता है ताकि बाद में जो हुआ वो और ज्यादा चौंकाने वाला लगे। एक तरफ नंदिता अपने भविष्य की तरफ देखती हुई और दूसरी तरफ विकास जो दोस्त की तरह जिंदगी में शामिल था। जी, स्रोत के हिसाब से शुरू में ऐसा कुछ नहीं था जो किसी आने वाले खतरे का संकेत दे। लेकिन ये स्थिति बदली। स्रोत कहता है कि विकास दास की भावनाएं वो बदल गई। दोस्ती से एक तरफा प्यार हुआ। हाँ, और फिर जैसा स्रोत बताता है वो प्यार धीरे धीरे एक जिद बन गया, जुनून जिसे कहते हैं, ऑब्सेशन। मतलब ये कोई हेल्दी इमोशन नहीं था। बिल्कुल नहीं। स्रोत इस बदलाव पर काफी जोर देता है। ये सिर्फ भावना का बदलना नहीं था, ये उसका बिगड़ना था। और नंदिता का क्या रुख था इस पर? स्रोत के मुताबिक नंदिता ने बिल्कुल साफ कर दिया था। उन्होंने कहा, हम सिर्फ दोस्त हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं। एकदम क्लियर इनकार। कोई कंफ्यूजन नहीं छोड़ा उन्होंने। जी नहीं। और यहीं से मामला शायद बिगड़ना शुरू हुआ। आपने कहा स्रोत इस बदलाव पर जोर देता है, ये भी बताता है कि विकास ने इस इनकार को कैसे लिया। स्रोत का वर्णन बताता है कि विकास ने इस ना को सिर्फ एक रिजेक्शन की तरह नहीं लिया। अच्छा। ऐसा लगता है, जैसा स्रोत इसे पेश करता है, कि उसके लिए ये एक तरह की पर्सनल चुनौती बन गया, या शायद कहें अपमान। स्रोत इस बात को हाईलाइट करता है कि उसका ना को स्वीकार न कर पाना वही कहानी का मेन पॉइंट बन गया। मतलब वो रिजेक्शन हैंडल नहीं कर पाएगा। बिल्कुल। ये दिखाता है कि कैसे वो जुनून इंसान की सोचने समझने की शक्ति छीन लेता है, दूसरे की मर्जी का सम्मान करने की भावना खत्म कर देता है। स्रोत के हिसाब से ये प्यार में निराशा से कहीं ज्यादा था। ये इनकार को बर्दाश्त न कर पाने की खतरनाक स्थिति थी। समझ गए। तो ये जुनून, ये इनकार को न सह पाना आखिरकार कहाँ तक गया? स्रोत आगे क्या बताता है? स्रोत हमें ले जाता है 20 अगस्त 2021 के दिन, वो दिन जो नंदिता की जिंदगी का आखिरी दिन साबित हुआ। हे भगवान। वो कॉलेज से घर लौट रही थी। स्रोत के विवरण के अनुसार विकास दास ने उन्हें रास्ते में रोका। मतलब बातचीत के लिए, या पहले शायद बहस हुई, फिर वो झगड़े में बदल गई। और फिर वो हुआ जिसकी कल्पना भी मुश्किल है। स्रोत उस पल के बारे में क्या कहता है, कैसे वर्णन करता है? स्रोत उसे बहुत ही भयानक तरीके से बताता है। बहस के बाद विकास ने नंदिता पर पेट्रोल डाला। पेट्रोल? हाँ, और फिर स्रोत के मुताबिक उसने आग लगा दी। स्रोत में माचिस जलाने की आवाज का सांकेतिक जिक्र भी है, जो दिखाता है कि ये शायद अचानक गुस्से में नहीं हुआ, बल्कि एक सोची समझी क्रूरता थी। ये सुनकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं।
आगे क्या हुआ? स्रोत उस मंजर के बारे में क्या बताता है? स्रोत उस दृश्य की भयावहता को शब्दों में लाने की कोशिश करता है। नंदिता आग की लपटों में घिरी हुई हैं, सड़क पर भाग रही हैं, मदद के लिए चीख रही हैं। और लोग? आसपास लोग थे? हाँ, लोग थे। वो ये सब देखकर हैरान हैं, स्तब्ध हैं, उनकी चीखें सुन रहे हैं। स्रोत एक लाइन इस्तेमाल करता है जो इस त्रासदी की गहराई बताती है। उसकी चीखें आज भी जोरहाट की गलियों में गूंजती हैं। ये लाइन ये सिर्फ घटना नहीं बता रही, ये उसके असर को बता रही है जो शायद आज भी वहां महसूस होता होगा। बिल्कुल, ये उसके स्थायी मनोवैज्ञानिक प्रभाव की ओर इशारा करती है। ये वाकई दिल दहला देने वाला है। स्रोत ये भी बताता है कि आसपास के लोगों ने फिर हिम्मत दिखाई, आग बुझाने की कोशिश की, अस्पताल पहुंचाया। हाँ, लोगों ने फौरन मदद की, लेकिन स्रोत ये भी साफ करता है कि नुकसान बहुत ज्यादा हो चुका था। अस्पताल में क्या पता चला? अस्पताल में डॉक्टरों ने देखा कि नंदिता का शरीर बहुत बुरी तरह झुलस गया था, गंभीर रूप से। स्रोत बताता है कि वो करीब 3 दिन तक जिंदगी और मौत से जूझती रहीं। 3 दिन? हर पल कितना मुश्किल रहा होगा। हाँ, एक भयानक संघर्ष। और इसी दौरान स्रोत एक बहुत जरूरी कानूनी बात का जिक्र करता है। नंदिता का मृत्यु पूर्व बयान, डाइंग डिक्लेरेशन देता है। अपनी मौत से कुछ समय पहले जब वो होश में थी, उन्होंने एक बयान दिया। होश में थी वो? हाँ, कुछ समय के लिए। और उसी बयान को कानूनी तौर पर डाइंग डिक्लेरेशन कहते हैं। स्रोत के अनुसार उन्होंने अपने बयान में साफ साफ हमलावर का नाम लिया। उन्होंने नाम लिया? क्या कहा उन्होंने? उनके शब्द थे, जैसा स्रोत बताता है, मुझे विकास ने पेट्रोल डालकर जला दिया। स्रोत कहता है कि ये उनके आखिरी शब्दों में से थे और ये बयान बाद में केस के लिए एक बहुत बड़ा सबूत बना। तो स्रोत इस मृत्यु पूर्व बयान को बहुत अहमियत दे रहा है। कानूनी तौर पर इसका क्या वजन होता है, जैसा स्रोत बताता है? स्रोत बताता है कि हमारे कानून में मौत के इतने करीब दिए गए बयान को बहुत संजीदगी से लिया जाता है। क्यों? इसके पीछे क्या सोच है? सोच ये है कि भाई, मौत के दरवाजे पर खड़ा इंसान आमतौर पर झूठ नहीं बोलता। तो स्रोत इसे एक बहुत मजबूत सबूत की तरह दिखाता है, क्योंकि ये सीधे पीड़ित का बयान था जिसने हमलावर की पहचान की। स्रोत के नजरिए से देखें तो इस बयान ने केस को सुलझाने और विकास के जुर्म को साबित करने में एक, आप कह सकते हैं, निर्णायक भूमिका निभाई। ये दिखाता है कि कैसे आखिरी शब्द भी न्याय दिलाने में हथियार बन सकते हैं। नंदिता के इस बयान और शायद घटनास्थल से मिले और सबूतों के आधार पर पुलिस ने फिर क्या किया? स्रोत क्या कहता है? स्रोत के मुताबिक पुलिस ने काफी तेजी दिखाई। नंदिता के बयान के फौरन बाद और दूसरे सबूतों को देखते हुए विकास दास को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तारी हो गई? हाँ, और स्रोत ये भी बताता है कि पुलिस पूछताछ में विकास ज्यादा देर टिका नहीं। उसने अपने जुर्म मान लिया। उसने कबूल कर लिया? जी, कबूल कर लिया। और उसने वजह क्या बताई अपने इस भयानक काम की? स्रोत उसके मकसद के बारे में क्या बताता है? यहीं पर स्रोत एक ऐसी बात बताता है जो उस पूरी मानसिकता को उजागर करती है जिसकी हम बात कर रहे थे। क्या कहा उसने? विकास का कबूलनामा, जैसा स्रोत में लिखा है, कथित तौर पर यह था, वो मेरी नहीं हुई तो किसी की नहीं होगी। वो मेरी नहीं हुई तो किसी की नहीं होगी। ये वाक्य, स्रोत इस पर जरूर ध्यान खींचता होगा। ये सिर्फ जलन या गुस्से से तो कहीं ज्यादा है। बिल्कुल। स्रोत इस वाक्य को सिर्फ एक बयान नहीं मानता, बल्कि एक पूरी सोच का प्रतीक मानता है। ये प्यार या सम्मान की भाषा तो है ही नहीं, ये सरासर मालिकाना हक, पोजेशन और कंट्रोल की भाषा है कि अगर मैं तुम्हें पा नहीं सकता तो तुम्हारा वजूद ही मिटा दूंगा। हाँ, बिल्कुल यही। स्रोत दिखाता है कि ये सोच कितनी खतरनाक हो सकती है। ये दूसरे इंसान को इंसान नहीं बल्कि एक चीज समझती है जिस पर या तो कब्जा हो सकता है या जिसे नष्ट किया जा सकता है। ये समझना वाकई जरूरी है कि स्रोत इस मानसिकता को जुर्म की जड़ कैसे मान रहा है। खैर, गिरफ्तारी हुई, कबूलनामा हुआ, फिर कानूनी प्रक्रिया कैसे आगे बढ़ी? स्रोत क्या बताता है? स्रोत बताता है कि केस की गंभीरता को देखते हुए और समाज पर इसका जो असर पड़ा था उसे देखते हुए इसे फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाने का फैसला हुआ। फास्ट ट्रैक कोर्ट यानी जल्दी सुनवाई। हाँ, मकसद यही था कि न्याय प्रक्रिया तेजी से चले और पीड़ित परिवार को जल्द इंसाफ मिले। स्रोत इस फास्ट ट्रैक प्रक्रिया का जिक्र करके शायद ये इशारा कर रहा है कि प्रशासन और न्यायपालिका ने मामले की संवेदनशीलता को समझा था। और इस फास्ट ट्रैक कोर्ट का आखिरी फैसला क्या रहा? स्रोत के अनुसार 2022 में अदालत ने फैसला सुनाया। सारे सबूत, गवाहों के बयान और खास तौर पर नंदिता के मृत्यु पूर्व बयान को ध्यान में रखते हुए विकास दास को दोषी पाया गया। दोषी पाया गया। और सजा? स्रोत बताता है कि उसे इस बेहद वहशियाना जुर्म के लिए मौत की सजा दी गई।
फांसी की सजा, मौत की सजा। स्रोत इस सजा को कैसे देखता है? क्या इसे न्याय की तरह दिखाया गया है? स्रोत सजा के ऐलान को मामले के कानूनी अंत की तरह पेश करता है। मतलब अपराध जितना गंभीर और क्रूर था, सजा भी उसी अनुपात में दी गई, ऐसा दर्शाया गया है। स्रोत का लहजा ऐसा लगता है कि ये सजा शायद समाज में एक कड़ा संदेश देने की कोशिश भी थी कि भाई इस तरह की हिंसा बर्दाश्त नहीं की जाएगी। हालांकि देखिए, मौत की सजा पर हमेशा अलग अलग राय होती है। हाँ, वो तो है। लेकिन स्रोत इसे उस खास मामले में न्याय देने की दिशा में एक जरूरी कदम के तौर पर दिखाता है, जैसा कि कानूनी प्रक्रिया ने तय किया। ये पूरी कहानी, जैसा स्रोत ने बताई है, हमें कई गहरे सवालों पर सोचने को मजबूर करती है। स्रोत खुद भी शायद कुछ सवाल उठाता है आखिर में। हाँ, स्रोत का अंत काफी सोचने पर मजबूर करने वाला है। वो एक बहुत ही मार्मिक और जरूरी सवाल पूछता है, जो सिर्फ इसी एक घटना के बारे में नहीं है। कब तक कोई लड़की ना कहने की कीमत अपनी जान देकर चुकाएगी? कब तक कोई लड़की ना कहने की कीमत अपनी जान देकर चुकाएगी? ये सवाल तो सीधे लगता है, बिल्कुल। ये सवाल पाठक या श्रोता को सीधे संबोधित करता है, उन्हें इस बड़ी सामाजिक समस्या पर सोचने के लिए कहता है। स्रोत इसकी व्याख्या कैसे करता है? क्या मतलब निकालने की कोशिश करता है स्रोत इस सवाल से? स्रोत इस सवाल से ये कहना चाह रहा है कि नंदिता की हत्या सिर्फ एक इंसान की दूसरे इंसान द्वारा हत्या नहीं थी। अच्छा। ये उस सोच का नतीजा थी जो रिश्तों में बराबरी और सम्मान की जगह कंट्रोल और कब्जे को देखती है। स्रोत इसे ऐसे दिखाता है जैसे ये उस सोच की हार थी जहां प्यार को इज्जत नहीं बल्कि मिल्कियत, पोजेशन समझा जाता है। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि समाज में ऐसी सोच पनपती क्यों है और इसे कैसे बदला जाए। तो अगर हम आज की इस पूरी बातचीत को देखें, हमने स्रोत के आधार पर नंदिता सेकिया हत्याकांड के दुखद घटनाक्रम को समझा। एक होनहार जिंदगी का अंत हुआ। जी, एक ऐसे अपराध से जो स्रोत के मुताबिक इनकार और खतरनाक जुनून का नतीजा था। हमने देखा कि कैसे वो मृत्यु पूर्व बयान एक अहम सबूत बना। बिल्कुल। और कैसे फिर फास्ट ट्रैक कोर्ट के जरिए न्याय की कोशिश हुई और दोषी को मौत की सजा मिली। सही कहा। और स्रोत से जो सबसे बड़ा सबक मिलता है वही शायद यही है, किसी भी रिश्ते में सहमति और सम्मान कितना जरूरी है। ना का मतलब ना होता। बिल्कुल। और इसे स्वीकार करना ही किसी भी समझदार समाज और इंसान की पहचान है। स्रोत की कहानी शायद इसी उम्मीद से बताई गई है कि ये हमें सोचने पर मजबूर करे, रिश्तों में सम्मान, सीमाएं और इनकार को सही तरीके से संभालने के महत्व पर। हिंसा कभी जवाब नहीं हो सकती। और इसी सोच के साथ हम अपने श्रोताओं के लिए एक आखिरी सवाल छोड़ना चाहेंगे। ये सवाल भी सीधे स्रोत से ही निकलता है, पर शायद इसका जवाब इतना आसान नहीं है। क्या सवाल है? स्रोत हमें दिखाता है कि कैसे जुनून और इनकार ने एक भयानक रूप लिया, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि समाज के तौर पर हम उन शुरुआती संकेतों को कैसे पहचानें, कैसे उन पर ध्यान दें जो इस तरह की मानसिकता बनने का इशारा करते हैं। ये जरूरी सवाल है। वो कौन सी छोटी छोटी बातें हैं जिन्हें हम अक्सर अनदेखा कर देते हैं, जो बाद में इतने बड़े हादसे की वजह बन सकती हैं? ये वाकई एक गहरा सवाल है और इसका जवाब शायद हम सबको मिलकर ही खोजना होगा, अपने आसपास, अपनी बातों में और अपनी सोच में बदलाव लाकर। इसी विचार के साथ आज की ये गहन पड़ताल यहीं खत्म करते हैं।